हाय दोस्तों, मेरा नाम सलमान है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान का पॉलिटिकल एरा या पॉलिटिकल दौर कैसा रहा और क्या ऐसी वजूहात पैदा हुई कि फर्स्ट मार्शल लॉ हमारे को 1958 में लगाना पड़ा। तो आज मैं ब्रीफली कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल से लेकर मार्शल लॉ से पहले गवर्नर जनरल तक का नाम लिखा है। अब हमें नाम तो आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन सबसे मेन जो मसला होता है कि हम सन कैसे याद रखें। और उसके लिए भी मैंने एक छोटी सी ट्रिक जो है वो रखी है यहाँ पे ताकि आपके काम आ सके, जिस तरीके से मैं करता हूँ। और वो बहुत आसान है, इतनी मुश्किल ट्रिक नहीं है, ताकि आपको सन याद हो सके। जैसे कि हमें पता है कायदे आज़म 1947 से लेकर 1948 तक हयात थे। 1948 में जब उनकी वफात हुई तो 1948 से 1951 तक जो गवर्नर जनरल रहे वो थे ख्वाजा निजामुद्दीन। अब हमें ये अरसा कैसे याद हो? सिंपल ट्रिक है, 1948 में आप ऐड करें 49, 50, 51 यानी कि 3। आप यहाँ पे 3 प्लस, ठीक है। अब 51 तक इन्होंने हुकूमत करी। अब इनके बाद मलिक गुलाम मोहम्मद साहब आए। अब इसको हम कैसे याद रखें? बहुत सिंपल है, 1951 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 52, 53, 54, 55, 4 आ गया। 55 तो हम यहाँ पे 4 अपने पास लिख लेते हैं। अब उनके बाद सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगने तक हुकूमत की, तो उन्होंने 1955 से 1958 तक करी। 56, 57, 58 यानी कि 3। तो अब हम बाआसानी अपना जो है सन याद कर सकते हैं। जिस तरह अब कायदे आज़म की हयात के बाद 3 साल हुकूमत करी ख्वाजा निजामुद्दीन ने, तो यानी कि 1948 से 1951 हो गया। अब उनके बाद 4 आ गया, यानी कि 3, 4, 3 ये 4। अब यहाँ के 1951 को हमें यहाँ रखना है और 4 साल यहाँ पे ऐड कर देने। अब दोबारा इसके बाद हमें यहाँ लिखना है और 3 साल इसमें ऐड कर देने। तो इस तरीके से हम आसानी से सन याद कर सकते हैं। बस सिंपल है, 3, 4, 3। जब भी आप पेपर लिख रहे हो आप ये सोचे यार 3, 4, 3 फॉर्मूला था, अच्छा बहुत आसान है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से गवर्नर जनरल ने कितना अरसा जो है वो अपनी मुद्दत जो है वो गुजारी है। अब मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं 1947 से लेकर 1958 तक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान के करीबन 7 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपने ओहदों से दस्तबरदार हुए, बहुत सारी वजूहात की वजह से, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो अब इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे ताकि हम आसानी से, इनके नाम तो हमें याद करने होंगे लेकिन आसानी से हमें इनका दौरे हुकूमत भी पता चल सके। तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। 1947 से 51 यानी कि 48, 49, 50 एंड 51 यानी कि 4 प्लस 51 हो गया। 52, 53 यानी कि 2, 53 हो गया। 54, 55 यानी कि अगेन 2, 55 हो गया। 56 यानी कि 1 साल। 56, 57 दोबारा 1 साल। अब 57 फिर 57 यानी कि इतनी कम मुद्दत 3 की। अब इसमें हम क्या करें? तो इसमें हम सिंपल 0 लगा देंगे। हमें पता है अब जो है वो 0 यानी कि 1957 से 57 ही है वो। अब 1957 से 58 यानी कि 1। अब इसको आप एक फोन नंबर की तरह अपने जहन में बिठा लें ताकि आपको पेपर्स के दौरान टेंशन ना हो कि यार मुझे अब कौन से प्राइम मिनिस्टर ने कितना अरसा गुजारा है, मुझे आसानी से पता है। 4221101
422101। बहुत आसान है ये, आप ट्राई करेंगे बिल्कुल ये आपके काम आने वाली चीज है। 1947 के बाद पाकिस्तान को एक मुल्क चलाने के लिए आइन की जरूरत थी, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी जिसके जरिए मुल्क चलाया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस वक्त कोई ऐसा आइन मौजूद नहीं था। तो पाकिस्तान में बरतानवी हुकूमत का 1935 का आइन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया। इस आइन के तहत ज्यादातर अहम इख्तियारात जो हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हाथ में होते, यानी कि कायदे आज़म के हाथ में थे। अब पाकिस्तान आजाद होने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि जहाँ पे छोटी छोटी रियायत थी, जहाँ पे जो है वो बादशाह या फिर जो है वो लोग हुकूमत करते थे। लेकिन उनमें से एक स्टेट जो है वो कश्मीर भी था। कश्मीर के जो प्रिंस थे वो इंडिया से जाके मिल गए, क्योंकि कश्मीर की जो आवाम थी वो मुस्लिम थी और जो उनके प्रिंस थे वो हिंदू थे। तो आवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ आना चाहती थी, लेकिन उनके जो प्रिंस थे वो हिंदुस्तान की तरफ जाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दरख्वास्त लिखी यूनाइटेड नेशन को कि आप हमारे कश्मीर को इंडिया के अंदर ऐड कर दें, क्योंकि हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने जो है वो दरख्वास्त कबूल कर ली। जब यूनाइटेड नेशन ने वो दरख्वास्त कबूल की तो फिर इंडिया ने अपने जंगी जहाज जो है वो कश्मीर के सरहद पे उतार दिए, यानी कि कश्मीरियों को जो खिलाफ थे उनको मारना शुरू कर दिया। कुछ कबायली इलाके कश्मीर की तरफ बढ़े और उन्होंने भी मुंह तोड़ उनको जवाब देना शुरू कर दिया इंडियन आर्मी को। और कायदे आज़म ने दूसरी तरफ, जो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो एक ब्रिटिश थे, तो उनको कहा कि आप जो है इंडिया को जवाब दें, ताकि जो है जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो सेफ रह सके, महफूज रह सके। तो उन्होंने उनकी जवाब पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया फौरन। लेकिन जब बात हद से बढ़ गई तो फिर ब्रिटिश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी जो है सेना, अपनी जो फौज है पाकिस्तानी, उसको जो है कश्मीर भेजा और कश्मीर के बहुत सारे इलाके जिस तरह गिलगित है और बल्तिस्तान है, इस तरह के इलाके उन्होंने फतह कर लिए। लेकिन श्रीनगर जो है अभी भी इंडिया के हाथ में था। इंडिया ने इस बात का लेटर जो है फिर बरतानिया को लिखा कि पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर पे हमें काबिज होने नहीं दे रहे। तो बरतानिया ने कायदे आज़म को एक लेटर भेजा कि भाई आप अपनी फौज पीछे करें, ताकि हम जो है, ताकि इंडिया जो है वो अपनी हुकूमत कश्मीर के ऊपर जमा सके। लेकिन कायदे आज़म ने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। 1948 यानी कि 1948 में कायदे आज़म की वफात हो गई और उनकी वफात के बाद ऐवान में एक हलचल सी मच गई कि अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन निभा सकता है। और सबकी राय में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स था और उस शख्स का नाम था लियाकत अली खान। और कायदे आज़म की वफात के बाद ख्वाजा निजामुद्दीन को गवर्नर जनरल बना दिया गया। मुल्क के अहम तरीन फैसले लियाकत अली खान के हाथ में थे। अब रशिया और अमेरिका के दरमियान बहुत खतरनाक किस्म की जंग छिड़ी हुई थी। तो पाकिस्तान को रशिया और अमेरिका दोनों तरफ से जो है वो दावत थी कि आप हमारे साथ रह के हमारे को सपोर्ट करें, या फिर आप जो है गैर जानिबदार भी रह सकते हैं। जिस तरह इंडिया था, इंडिया गैर जानिबदार रहा, इंडिया ने ना रशिया का साथ दिया ना अमेरिका का साथ दिया। लेकिन लियाकत अली खान ने अमेरिका का साथ दिया। कॉन्स्टिट्यूशन अंडर प्रोसेस
हमारे मुल्क का अपना आइन जो है वो तश्कील पा रहा था इस दौरान। लेकिन 1951 में मेजर जनरल अकबर खान ने गैर सियासी कोशिश की कि मैं इस हुकूमत का तख्ता पलट के और माशाल्लाह लगा दूं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे पहला माशाल्लाह लगाने की कोशिश थी। और 1951 में रावलपिंडी में लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के जलसे से खिताब कर रहे थे और सैयद अकबर जो कि मौजूद था लोगों के दरमियान, और उसने लियाकत अली खान को 2 गोलियां मारी जो कि उनके सीने पे लगी और उनकी शहादत हो गई और उनको जो है शहीद मिल्लत का खिताब मिला जो आज भी, और कायदे मिल्लत का भी खिताब मिला जो आज भी उनकी कब्र पे जो है वो लिखा हुआ है। लियाकत अली खान की वफात के बाद अब ऐसा बंदा चाहिए था जो कि मुल्क के आइन को कंप्लीट होने दे और जो है मुल्क के हालात को बेहतरीन तरीके से चला सके। लेकिन बदकिस्मती से किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ख्वाजा निजामुद्दीन जो कि गवर्नर जनरल थे जब तक लियाकत अली खान हयात थे। लियाकत अली खान के बाद ख्वाजा निजामुद्दीन को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। लेकिन गवर्नर जनरल जो कि मेन पोजीशन थी पाकिस्तान की, उस पे एक पैरालाइज बंदे को जो कि सही से बोल भी नहीं पाता था, मलिक गुलाम मोहम्मद, उसको फाइज कर दिया गया जो कि एक ब्यूरोक्रेट था। उसका दूर दूर से पाकिस्तान की स्ट्रगल में या जद्दोजहद में कोई हिस्सा नहीं था। इसी वजह से उसके पास कोई भी इमोशन नहीं थे जो कि समझ पाता कि पाकिस्तान की आवाम ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है इस पाकिस्तान को बनाने के लिए। वो फादर ऑफ द नेशन बनने के बजाय वो अपने इख्तियारात का अच्छा और बुरा इस्तेमाल करना शुरू हो गया। उसने ख्वाजा निजामुद्दीन को प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटा के मोहम्मद अली बोगरा को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया। ख्वाजा निजामुद्दीन ने इसके अगेंस्ट एक अपील दायर की यूनाइटेड नेशन में, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने उनकी अपील ही एक्सेप्ट नहीं की। मलिक गुलाम मोहम्मद की दौरे हुकूमत में 2 वाकयात रोनुमा हुए। एक तो ये कि एंटी अहमदी तहरीक जो कि लाहौर में चल रही थी, उसको रोकने के लिए लाहौर के ऊपर मार्शल लॉ लगा दिया गया। ये पाकिस्तान का सबसे पहला मार्शल लॉ था जो लाहौर के ऊपर लगाया गया, यानी कि जो एक सिटी बेस लगा। और दूसरा वाकया ये था कि जो बंगाल में बंगाली लैंग्वेज के सपोर्टर्स थे उनके ऊपर फायर जो है वो खुलवा दिए गए। मलिक गुलाम मोहम्मद जैसे कि पैरालाइज थे और उनकी तबीयत बहुत नासाज थी, उसके बावजूद वो अपनी कुर्सी से चिपके रहे और उनको सिकंदर मिर्जा और अयूब खान ने उनको कैसे तैसे उनको मनाया और उनको कहा कि आप अपनी पोजीशन से दस्तबरदार हों और जो है बाहर मुल्क जाके अपना इलाज करवा। उस पर मजीद ये कि मलिक गुलाम मोहम्मद साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के लिए डिजाइन हो रहा था, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि एक मुल्क का आइन डिजाइन करती है, उस असेंबली को बरतरफ कर दिया। उस असेंबली के स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन को ये बात हजम ना हुई। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनको बताया कि मलिक गुलाम मोहम्मद साहब ने ये गलत किया है। तो सिंध हाई कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करें। जब यही फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 1935 के आइन के मुताबिक मलिक गुलाम मोहम्मद को ये हक है कि वो असेंबली तोड़ सकते हैं। मलिक गुलाम मोहम्मद के इक़्तिदार छोड़ने के बाद जो शख्स गवर्नर जनरल बना उसका ताल्लुक मशरिकी पाकिस्तान से था।
और वो पाकिस्तान में अपने मफाद के लिए आया और अपने मफाद के लिए ही उसने सब कुछ किया। और उसका नाम था सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा ने अयूब खान के साथ मिलके मलिक गुलाम मोहम्मद को जो है फोर्स किया था कि आप अपना ओहदा छोड़ दें। और सिकंदर मिर्जा जो कि एक्स आर्मी मैन थे और एक ब्यूरोक्रेट भी थे, मतलब कि उनका कोई भी हिस्सा नहीं था पाकिस्तान बनने में भी, तो उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी को एक मजाक बना दिया था। उन्होंने आते ही मोहम्मद अली बोगरा को इस्तीफा दिलवा दिया उनसे, दस्तबरदार कर दिया उनकी पोजीशन से। उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली को, जो उन्होंने खुद चुना था, इसको भी अपने पोजीशन से हटा दिया। उसके बाद हुसैन शहीद सुहरवर्दी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया, लेकिन हुसैन सुहरवर्दी जो है वो अपने हाथ में पावर्स लेना चाहते थे, तो उन्होंने इनको भी जो है इनके ओहदे से दस्तबरदार कर दिया। फिर उनके बाद इब्राहिम इस्माइल को जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया, लेकिन ये भी इनके समझ नहीं आया, तो इन्होंने एक ही साल के अंदर इनको ओहदे से हटा दिया। उसके बाद मलिक फिरोज खान नून साहब आए। वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो पंजाब से ताल्लुक रखते थे। इससे पहले जो भी प्राइम मिनिस्टर या फिर गवर्नर जनरल पाकिस्तान थे वो या तो मुहाजिर थे या तो उनका ताल्लुक बंगाल से था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हटा के अब मलिक फिरोज नून साहब ने क्या किया, उन्होंने गवादा पोर्ट को पाकिस्तान की टेरिटरी में लिया। गवादा पोर्ट पहले पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, वो बरतानिया के दौर में जो ओमान का एक सल्तनती हिस्सा था उसके हिस्से में था, ओमान के हिस्से में था। तो मलिक साहब ने क्या किया, मलिक साहब ने उनसे नेगोशिएट किया और उस गवादा पोर्ट को $1 करोड़ देके पाकिस्तान का हिस्सा बनाया है। एक बात आप नोट कर लें कि जिस वक्त सिकंदर मिर्जा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ खेल रहे थे, तो उसी में एक प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम था चौधरी मोहम्मद अली, 1955 से 1956 तक जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला। उन्होंने पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया था, यानी कि पाकिस्तान उस वक्त खुद मुख्तार एक मुल्क बन चुका था जिसको किसी और के आइन की जरूरत नहीं थी अपना मुल्क चलाने के लिए। और उस आइन में जो गवर्नर जनरल था उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया, यानी कि सदर बना दिया गया। तो सिकंदर मिर्जा ही गवर्नर जनरल से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए थे इस आइन को इंट्रोड्यूस करने के बाद। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पास हो गया तो फिर गहमा गहमी शुरू हो गई इलेक्शन की। जब इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हुई तो सिकंदर मिर्जा और अयूब खान, जो कि रिटायर होने वाले थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, और सिकंदर मिर्जा तो इस लायक नहीं था कि उसको थ्रू वोट जो है दोबारा इक्तदार में आ सके और दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन सके, और अयूब खान भी रिटायर होने वाले थे। तो फिर इन्होंने एक साजिश रची और उस साजिश के थ्रू सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ जो है वो अपनी डर की वजह से अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में मार्शल लॉ अनाउंस कर दिया और अपने साथी अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। जब अयूब खान ने देखा कि इनकी सदारत भी मेरी वजह से जो है वो कायम दायम है, तो उन्होंने सिकंदर मिर्जा को जिला वतन कर दिया और ऑफिशियली जो है अनाउंस कर दिया पाकिस्तान में तारीखी पहला मार्शल लॉ। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। प्लीज इसको शेयर करें ताकि और भी इंसान इससे फायदा उठा सकें, और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।